नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही सुंदर और होनहार लड़की के बारे में जो ऋषिकेश के एक होटल में करती थी। जॉब और पहली सैलरी आने से पहले ही ले ली उसकी जान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? आइए जानते हैं। इस वीडियो में अंकिता भंडारी महज 19 साल की थी। जितनी सुंदर गोरी चिट्टी, उतनी ही आकर्षक यौवन की दहलीज पर ग्लैमर और हंसमुख स्वभाव से लबालब बातचीत में मधुर और आचरण से शालीन, वो जीवन में कुछ कर गुजरने का सपना लिए अपने घर से करीब 150 किलोमीटर दूर ऋषिकेश 28 अगस्त 2022 को आई थी। वह पौड़ी गढ़वाल में श्री गोटापट्टी नादल शिव की रहने वाली थी। घर में माँ बाप और परिवार के अन्य सदस्य थे। दरअसल उसे गंगा भोगपुर स्थित वनतरा रिजॉर्ट में रुपए 10,000 पर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली थी। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे परिवार वालों ने उसे खुशी खुशी घर से भेजा था। वे इस बात से थोड़े आश्वस्त और निश्चिंत थे क्योंकि उसके रहने ठहरने का इंतजाम रिजॉर्ट में ही कर्मचारियों के बने कमरे में किया गया था। अंकिता जल्द ही रिसेप्शनिस्ट का काम सीख गई थी। वहां आने वाले लोगों से बातें करते हुए रिजॉर्ट की सुविधाओं के बारे में उनके पूछे गए सवालों के जवाब सलीके से देती थी। साथ ही वहां के सीनियर कर्मचारियों के साथ अनुशासित तरीके से पेश आती थी। सभी का आदर करती थी और वहां के कायदे कानून के बारे में भी जान गई थी। इसी सिलसिले में उसे मालूम हो गया था कि यह रिजॉर्ट किसी बड़े राजनेता का है। इसके मालिक कहने को तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे थे एल, लेकिन वह उनके बेटे पुलकित आर्य की देखरेख में चल रहा था। उसका रिसोर्ट में अक्सर आना होता था। उसके भाई को भी मौजूदा सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था और वह भाजपा में ओबीसी मोर्चा का पदाधिकारी भी था। अंकिता को वहां काम करते हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। उसके कामकाज पर दो मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर नजर रखते थे। उन्हें अपने कामकाज की रोजाना रिपोर्ट देनी होती थी और उनके आदेशों का पालन करना होता था। अंकित गुप्ता उसकी हर गतिविधियों पर ध्यान देता था। काम में जरा सी चूक होने पर डांट देता था। सही तरह से काम करने के बारे में समझाते हुए आगे से गलती नहीं होने की हिदायत भी देता था। वहां आने वाले ग्राहकों से बहुत ही प्यार से बात करने को कहता था। यहां तक कि उसके तीखे बोल या रूखे व्यवहार पर भी उसे कोई वैसी जवाबी प्रतिक्रिया नहीं बतानी थी जिससे ग्राहक नाराज हो जाए। अंकिता अपना कामकाज बखूबी निभा रही थी। उसे जब भी समय मिलता था तो वह जम्मू में काम करने वाले अपने फेसबुक फ्रेंड पुष्पदीप से व्हाट्सएप चैटिंग कर लेती थी। उससे फोन पर अक्सर बात भी कर लिया करती थी। उसे अपने नए काम के बारे में बताती रहती थी। हर छोटी मोटी जानकारी उसे देती थी। दोस्त को सारी बातें बता देती थी। अंकिता एक दिन पुष्पदीप से चैट कर रही थी तो उसने दिन में उसके साथ हुई एक घटना और मैनेजर की डांट के बारे में भी लिख दिया। साथ ही यह भी लिखा कि उसे वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब व्हाट्सएप पर ही उसके दोस्त ने पूछा, बात क्या है, तब उसने लिखा, लगता है एल कि वह यहां आकर फंस गई है। ये बात 17 सितंबर 2022 की है। चैट में उसके साथ की घटना के बारे में पुष्पदीप के पूछने पर अंकिता ने रिजॉर्ट के मैनेजर से लेकर मालिक तक के बारे में लिख दिया। उसमें सबसे बड़ी बात लिख दी कि रिसॉर्ट में गलत काम होता है। उसे भी उसमें शामिल करने का दबाव बनाया रहा है। घटना के बारे में अंकिता ने बताया था कि रिजॉर्ट में आए एक गेस्ट ने नशे की हालत में उसे गले से लगा लिया था। इसे लेकर उसने हंगामा खड़ा कर दिया था। बाद में रिसोर्ट के मालिक ने गेस्ट से माफी मांगी थी, जबकि मैनेजर इस मामले में अंकिता को चुप रहने की हिदायत दी थी। अंकिता ने अपने व्हाट्सएप चैट में इन दोस्त को लिखा, अगर मैनेजर अंकित ने इस तरह की दोबारा बात की तब मैं रिजॉर्ट में काम नहीं करूंगी। ये लोग चाहते हैं कि मैं प्रोस्टिट्यूट बन जाऊं, एक चैट में अंकिता ने लिखा था। आज अंकित मेरे पास आया और मुझसे कहा कि वह उससे कुछ खास बात करना चाहता है। मैं मान गई और अपने रिसेप्शन डेस्क के पास एक कोने में चली गई। वहां उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कैसे मेहमान को अतिरिक्त सेवाएं देने के लिए तैयार हो जो आर्स 10,000 देने को तैयार है। इस पर मैंने उसे दो टूक कह दिया था कि मैं गरीब हो सकती हूँ, लेकिन मैं आपके रिजॉर्ट में 8 से 10,000 के लिए खुद को नहीं बेचूंगी। अगले रोज 18 सितंबर की शाम 6 बजे अंकिता की पुष्पदीप से बात हुई थी। उस समय वह फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी थी। रोने के कारण वह अपनी पूरी बात बता नहीं पाई। उसने सिर्फ इतना कहा कि रात को पूरी बात बताऊंगी। अंकिता ने दोस्त को यह जरूर बताया कि पुलकित ने पुलिस को फोन कर उसके खिलाफ शिकायत की है। पुलकित उसके बारे में कह रहा था कि यहाँ एक अश्लील लड़की है, इसको यहाँ से ले जाओ।
शायद वह उसे डराने के लिए गिरफ्तारी की धमकी दे रहा था। उस पर सेक्स के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसी 18 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे अंकिता का फोन पुष्पदीप के पास आया। उस समय कई गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। आवाज सुनकर दोस्त ने पूछा, "कहाँ हो?" अंकिता ने कहा, "मैं बाहर हूं। सर, पुलकित ने मुझे कुछ जरूरी बात करने के लिए बाहर चलने को कहा है।" उसके बाद फोन कट गया। उस पुष्पदीप ने समझा उसके लिए यह कोई नई बात नहीं है। वह लोग शाम के समय में काम के सिलसिले में बराबर बाहर जाते रहते थे। फिर भी अंकिता ने सेक्स के लिए दबाव बनाने की जो बात कही थी, उसे लेकर पुष्पदीप चिंतित हो गया था। पुष्पदीप हो गया परेशान अगले दिन, जब पुष्पदीप ने अंकिता को फोन किया। तब उसका फोन बंद मिला। फिर उसने पुलकित को भी फोन किया। उसका भी फोन बंद था। तब उसने रिजॉर्ट के मैनेजर अंकित को फोन किया। उसने बताया कि वह जिम में है। कुछ समय बाद पुष्पदीप ने रिजॉर्ट के रसोइया से बातचीत की। उसने कहा कि कल 18 सितंबर से अंकिता को नहीं देखा है। पुष्पदीप की चिंता और बढ़ गई। अंकिता का भी कोई फोन नहीं आया था और ना ही उसने कोई मैसेज ही किया था। इसका क्या कारण हो सकता था? पुष्पदीप की चिंता और बढ़ गई। पुष्पदीप समझ नहीं पा रहा था। वह पूरी रात सो नहीं पाया और अंकिता के बारे में तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आती जाती रही। अगले रोज उसे सोशल मीडिया के माध्यम से अंकिता भंडारी के रिसोर्ट से लापता होने की जानकारी मिली। ये सारी बातें अंकिता के फेसबुक फ्रेंड पुष्पदीप ने पुलिस को बताई। दरअसल इस बारे में 19 सितंबर को उसके पिता वीरेंद्र भंडारी ने पौड़ी जिले के एसपी यशवंत सिंह को जाकर बताया था कि उसकी बेटी अंकिता पिछले 2 दिनों से लापता हो गई है। इसकी सूचना उन्होंने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने फोन पर दी थी। उसने यह भी बताया था कि अंकिता की गुमशुदगी की तहरीर राजस्व चौकी को भी दे दी गई है। इस पर जब वीरेंद्र भंडारी पुलकित से मिले, तब उसने अंकिता के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वीरेंद्र भंडारी की बात सुनकर पुष्प सिंह ने पहले डीएम पौड़ीडा विजय कुमार जोगदंडे से बात की। पर्वतीय क्षेत्र में राजस्व चौकी उन्हीं के क्षेत्र में आती है। इस पर सिन्हा को यह जानकारी मिली कि अंकिता की गुमशुदगी के बारे में राजस्व चौकी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। यह सुनकर सिन्हा का माथा ठनका और उन्होंने वीरेंद्र भंडारी को थाना लक्ष्मण झूला भेजकर वहां के एसएचओ संतोष कुमार को अंकिता की तलाश करने और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालने के आदेश दिए। एसएचओ संतोष कुमार ने 21 सितंबर 2022 को अपनी टीम के साथ वंतरा रिजॉर्ट पहुंचकर अंकिता के लापता होने के बारे में रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर तथा सहायक मैनेजर अंकित गुप्ता से पूछताछ शुरू की। वहां पूछताछ के दौरान तीनों ने अंकिता के लापता हो के बारे में किसी भी तरह की कोई ठोस जानकारी नहीं दी। यहां तक कि उसके अचानक गायब हो जाने के बारे में कुछ नहीं बता सके। जब उन्होंने पुलिस के सवालों का सही तरह से जवाब नहीं दिया, तब पुलिस उन्हें लक्ष्मण झूला थाने ले आई। वहां भी अंकिता के बारे में पूछताछ हुई, पर काफी दबाव के बावजूद ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे अंकिता के बारे में जानकारी मिल सके। अगले दिन लक्ष्मण झूला पुलिस को अंकिता के मोबाइल की कॉल डिटेल्स मिल गई, जिससे अंकिता के लापता होने के मामले में पर्दा उठने की उम्मीद दिख गई। उसके मोबाइल का वह मैसेज मिल गया जिसमें 17 सितंबर को अपने फेसबुक फ्रेंड पुष्पदीप को कहा था कि यह बहुत गंदा रिजॉर्ट है, यहां पर गलत काम होते हैं, जल्दी ही मैं यह नौकरी छोड़ दूंगी, मैं यहां आगे काम नहीं करूंगी। इसके अलावा पुष्पदीप को किए गए एक व्हाट्सएप चैट में अंकिता की वह बातें भी सामने आ गई जिसमें उसने बताया था कि उसे रिजॉर्ट में वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा गया था। कैसे उसे इस अतिरिक्त सेवा के लिए होटल मैनेजर ने वेतन के अलावा रुपए 10,000 महीना देने की भी पेशकश की थी। किस तरह रिसॉर्ट में ठहरे एक आदमी ने नशे की हालत में उसे गले लगा लिया था। इसका विरोध करने पर अंकित गुप्ता ने उसे कैसे शांत रहने का इशारा किया था। अंकिता के मोबाइल की इस डिटेल से पुलिस के सामने रिजॉर्ट की अंदरूनी सच्चाई का आभास हो गया। उसके बाद उस संबंध में कॉल डिटेल्स का हवाला देते हुए तीनों से दोबारा सख्ती से पूछताछ की गई। आखिरकार जब उन्होंने अंकिता के बारे में जो सच बताया, वह बेहद चौंकाने वाला था। उसके अनुसार उन्होंने अंकिता भंडारी को शीला पावर हाउस की शक्ति नहर में धक्का दे दिया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अंकिता ने रिसोर्ट में होने वाले कुकर्म और अय्याशी की पोल खोलने की धमकी दी थी। उसके बाद ही उन्होंने अंकिता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। 18 सितंबर को अंकिता को घुमाने के बहाने बाइक से चीला की शक्ति नहर पर ले गए थे। वहां पहले तीनों ने शराब पी थी,
फिर अंकिता को शक्ति नहर के तेज बहाव में धक्का दे दिया था। देखते ही देखते वह अथाह पानी में बह गई थी। इसके बाद तीनों वापस रिजॉर्ट लौट आए थे। उन्हें तब तक इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि रिजॉर्ट की गतिविधियों और अपनी मजबूरी के बारे में अंकिता अपने दोस्त को बता चुकी थी। उन्होंने पुलिस से बचने के लिए योजना बनाई थी। कुक को खाना बनाने को कहा था। पुलकित खुद ही अंकिता का खाना लेकर उसके कमरे में गया था ताकि किसी को उसके लापता होने की जानकारी नहीं होने पाए। 19 सितंबर की सुबह तीनों ने अंकिता भंडारी के लापता होने की जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। साथ ही इस बारे में क्षेत्र की राजस्व पुलिस को भी सूचित कर दिया था। तीनों के द्वारा अंकिता को मौत के घाट उतारने के कबूला में के बयान सुनकर एसएचओ संतोष घुंबर हैरान रह गए। उन्होंने इस वारदात की सूचना एसपी पौड़ी शिखर चंद सुयाल और एसपी पौड़ी यशवंत सिंह को दे दी। ये जानकारी पाकर अंकिता के पिता वीरेंद्र की हालत पागल हो जैसी हो गई। वह दहाड़ मारकर थाने में ही रोने लगे। पुलिस कर्मियों ने उन्हें ढांढस बंधाया और अपने साथ घटनास्थल पर ले जाने के लिए तैयार किया। थोड़ा सहज होने पर वीरेंद्र भंडारी ने इसकी सूचना पौड़ी और देहरादून में रह रहे अपने कुछ रिश्तेदारों को भी दी। देखते ही देखते 22 सितंबर 2022 को 2 घंटे के भीतर वीरेंद्र के दर्जनों रिश्तेदार थाना लक्ष्मण झूला पहुंच गए। उन्होंने अंकिता के साथ रिसोर्ट के संचालकों द्वारा किए गए उत्पीड़न को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। एसपी शेखर चंद सोयाल ने पहले अंकिता के रिश्तेदारों को शांत कराया। फिर अंकिता की तलाशी के लिए एसडीआरएफ की टीम बनाई गई। सभी ने पुलकित, सौरभ और अंकित द्वारा बताए घटनास्थल पर नहर में नाव से अंकिता की तलाश शुरू कर दी गई। तब तक ये बात जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। रिजॉर्ट का नाम आते ही खबर सनसनीखेज बन चुकी थी। पूरे शहर और प्रदेश में हंगामा खड़ा हो गया था। एक तरफ शीला की शक्ति नहर में नावो द्वारा अंकिता की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और कॉल डिटेल्स को साक्षी मानते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ थाने के बाहर अंकिता के परिजन व रिश्तेदार चिल्ला चिल्लाकर आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग कर रहे थे। अंकिता के परिवार और रिश्तेदारों के मुताबिक वह एक मेधावी छात्रा और अनुशासित लड़की थी। वह एक होनहार छात्रा थी। उसने 12वीं क्लास में 88% अंक हासिल किए थे। वह बहुत ही अनुशासित और प्यारी थी। उसने स्कूली शिक्षा के बाद होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया था और उसे आरसी किसके पास स्थित इस रिपोर्ट में वैकेंसी के बारे में पता चलने पर वहां जॉब के लिए आवेदन किया था। रिसोर्ट में नौकरी परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था। इस कारण उसने उसके फील्ड की जो नौकरी पहले मिली उसे ही चुन लिया था और रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगी थी। यह किसी को नहीं पता था कि उसकी पहली नौकरी ही ऐसी आखिरी होगी जिसमें उसे पहले माह का वेतन भी नहीं मिल पाएगा। वह अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। उसका बड़ा भाई दिल्ली में काम करता है और परिवार की जरूरतों को किसी तरह से पूरा कर पाता है। उसके घर वाले बताते हैं कि एक अच्छे करियर का सपना देखने के बावजूद इस 19 वर्षीय लड़की ने घर की आर्थिक स्थिति के कारण रिसेप्शनिस्ट की नौकरी का विकल्प चुना था। अंकिता की बुआ के अनुसार अंकिता के पिता बेहद मामूली किसान हैं। परिवार की आर्थिक परेशानी के चलते वह नौकरी करने को मजबूर हो गई थी। इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लेते हुए पुलिस ने रिसोर्ट में ताला जड़ दिया था। साथ ही लक्ष्मण झूला पुलिस ने रिसोर्ट के मालिक पुलकित, आर्य प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को हिरासत में लिया था। तब तक पुलिस और दूसरे सूत्रों से अंकिता गुमशुदगी को लेकर कई विरोधाभासी बातें सामने आ चुकी थीं। इसे लेकर पुलिस भी स्पष्ट जानकारी दे रही थी। साथ ही रिसोर्ट का मालिक पुलकित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा था। इस कारण इस वारदात की कई बातें सोशल मीडिया पर भी अंकिता की मौत की सूचना के साथ वायरल हो गई थी। फिर तो पूरे देश में इस पर कोहराम मच गया। गुस्साई भीड़ ने आरोपियों की पिटाई कर दी, कपड़े फाड़ दिए। 23 सितंबर 2022 की सुबह एसएचओ संतोष कुमार ने पुलकित, सौरभ और अंकित का मेडिकल करवाने और अदालत में पेश करने की योजना बनाई थी। दिन में 11 बजे जैसे ही लक्ष्मण झूला पुलिस तीनों आरोपियों को मेडिकल करवाने के लिए थाने से निकली, वैसे ही बाहर आक्रोशित बेकाबू भीड़ पुलिस की गाड़ी पर ही टूट पड़ी। उन्हें गुस्से से भरी महिलाएं बड़ी संख्या में थी। वह पुलिस की गाड़ी के सामने अचानक आ गई और उनके खिलाफ नारे लगाने लगी। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी कर दिया।
इस हंगामे में भीड़ ने कब और कैसे पुलिस की गाड़ी से तीनों आरोपियों को बाहर खींच लिया, पता ही नहीं चला। आक्रोशित लोगों ने उनके कपड़े फाड़ डाले और उनकी जमकर धुनाई कर दी। बड़ी मुश्किल से उन्हें बेकाबू भीड़ के चुंगल से छुड़ाया गया। किसी तरह उन्हें चीला मार्ग होते हुए कोटद्वार अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को तुरंत हिरासत में लेकर पौड़ी जेल भेज दिया। जब अंकिता को नहर में फेंकने की सूचना अंकिता की मां सोना देवी को मिली, तब वह भी गहरे सदमे में डूब गई। परिवार में चाची और बुआ ने किसी तरह उन्हें संभाला। सभी अंकिता की एक झलक पाने को बेचैन थे। दूसरी ओर एसडीआरएफ की टीम और जल पुलिस द्वारा चीला की शक्ति नहर में अंकिता को तलाश करने का काम तेजी से चल रहा था। इस काम में 2 दिन निकल गए, लेकिन अंकिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। 24 सितंबर 2022 को एसडीआरएफ ने नहर से अंकिता का शव बरामद कर लिया था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए कड़ी सुरक्षा में एम्स अस्पताल ऋषिकेश भेज दिया गया। मीडिया में अंकिता का शव मिलने की खबर आते ही गढ़वाल मंडल में उबाल आ गया। गुस्साए लोगों की भीड़ ने भाजपा नेता पुलकित आर्य की फैक्ट्री रिजॉर्ट में तोड़फोड़ कर दी। रिसोर्ट के कई कमरे तहस नहस कर डाले। उत्तराखंड के कई शहरों की कई संस्थाओं ने अंकिता की मौत पर दुख प्रकट किया और कैंडल मार्च भी निकाला। यमकेश्वर की भाजपा विधायक रेणु बिष्ट भी अंकिता की मौत पर दुख प्रकट करने के लिए एम्स जा पहुंची थी, किंतु वहां मौजूद आक्रोशित भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। रेणु बेस्ट किसी तरह खुद को बचाती हुई चली गई। गुस्साई भीड़ की शिकार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को कंडवाल भी हुई, उन्हें भी बैरंग लौटा दिया गया। यहां तक कि विनोद आर्य, जो भाजपा नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी पदाधिकारी हैं, की फैक्ट्री स्वदेशी फार्मेसी में भी आग लगा दी। वहां मौजूद पैनल ने किया। पोस्टमार्टम अंकिता कांड ने पूरे शहर में तूल पकड़ लिया था। शहर में प्रदर्शन का दौर था। यहां तक कि एम्स के बाहर भी हजारों प्रदर्शनकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने और आरोपियों को फांसी देने की मांग जोर शोर से कर रहे थे। शव का पोस्टमार्टम 4 डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई। भीड़ को शांत करने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार हार ने अंकिता भंडारी मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए डीआईजी की मॉनिटरिंग वाली एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठन करने की बात कही। पोस्टमार्टम के बाद अंकिता का शव उसके घर वालों को सौंप दिया गया। वहां मौजूद भीड़ अंकिता के शव को गांव ले जाने नहीं दे रही थी। परिजनों की भी मांग थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। सभी उत्तराखंड की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस प्रशासन ने अंकिता के परिजनों और भीड़ को समझाया। तब तक पूरा दिन निकल गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर ही देर रात अंकिता का अंतिम संस्कार हो पाया, जो अलकनंदा घाट पर संपन्न हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता की मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया था। साथ ही उसके शरीर पर पिटाई से बनी कई चोटें थीं, यानी रिपोर्ट के मुताबिक उसे नहर में फेंकने पहले बुरी तरह पीटा गया था। यह रिपोर्ट 27 सितंबर को पुलिस को सौंप दी गई। एक तरफ अंकिता भंडारी की गुमशुदगी से लेकर मर्डर लाश मिलने मामले का खुलासा होने के बाद पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार तक लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। दूसरी तरफ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आधी रात के समय रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी कर दिए गए थे। इसे लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए थे। इस मामले पर स्थानीय विधायक और प्रशासन आमने सामने आ गए थे। अंकिता के पिता ने बुलडोजर एक्शन की आड़ में सबूतों को मिटाने के आरोप लगाए। हैरानी की बात यह थी कि डीएम डा विजय कुमार जोगदंडे को इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने के निर्देश संबंधी उनको कोई जानकारी ही नहीं, लेकिन वह इसकी जांच करवाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने दिया न्याय का भरोसा। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यमकेश्वर सीट से बीजेपी विधायक रेणु बेस्ट बुलडोजर वाली रात करीब 1:30 बजे रिजॉर्ट पर पहुंची थी। तब तक काफी हिस्सा तोड़ा जा चुका था। बुलडोजर ड्राइवर ने बताया कि प्रशासन की तरफ से आदेश मिला था। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की घोषणा की। साथ ही राज्य पुलिस ने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया, जिसका जिम्मा साइबर सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह खोलिया को बनाया गया। टीम ने जांच की। शुरुआत रिसोर्ट के सभी कर्मचारियों के बयानों से की। टीम ने रिसोर्ट और घटनास्थल का जायजा लिया।
साथ ही अंकिता को नहर में फेंकने के सबूत जुटाए। उसके बाद बारी थी अंकिता के दोस्त पुष्पदीप से, अंकिता के व्हाट्सएप चैट पुलकित से, अंकिता के बारे में हुई बातचीत तथा अंकिता की पोस्टमार्टम की जांच की। तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में लेकर 30 सितंबर 2022 को टीम ने उन्हें रिजॉर्ट और घटनास्थल पर भी ले जाकर गहन पूछताछ की। उनके बयानों की वीडियोग्राफी की गई। इसी सिलसिले में रिसोर्ट में काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी ने रिसोर्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। रिसोर्ट में होता था जिस्म फरोशी का धंधा। 2 महीने पहले ही रिसोर्ट से काम छोड़कर गए मेरठ निवासी विवेक और इशिता नाम के दंपति ने पुलकित पर कई आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि पुलकित महिला कर्मचारियों पर बुरी नजर रखता था, सैलरी मांगने पर मारपीट और चोरी का आरोप लगाकर नौकरी से निकाल देता था। दंपति ने बताया कि रिसोर्ट में बाहर से लड़कियां बुलाई जाती थी लेकिन उनकी एंट्री दर्ज नहीं होती थी। इन लड़कियों को ग्राहकों के कमरे में भेजा जाता था। खास ग्राहकों की भी रजिस्टर में एंट्री नहीं होती थी। इशिता ने अपने बारे में बताया कि रिसोर्ट के कर्मचारियों ने कहा कि पुलकित कहता था कि उसे अंकिता पसंद है, उसे किसी तरह से ग्राहक के सामने पेश करने के लिए तैयार करें। यह बात एक कर्मचारी ने ही इशिता को बताई थी। पुलकित मुझे मेरे पति विवेक से अलग करना चाहता था। इलाके का पटवारी भी पुलकित से मिला हुआ था। एक बार किसी ग्राहक का ब्लूटूथ स्पीकर छूट गया था। विवेक ने यह सोचकर उसे रख लिया कि ग्राहक के आने पर लौटा देंगे, लेकिन पुलकित ने चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और नौकरी से निकाल दिया। विवेक ने बताया कि रिसोर्ट में बिना लाइसेंस के शराब जाकर ग्राहकों को 2 गुने दाम पर बेची जाती थी। ग्राहकों को चरस स्मैक गांजे की भी सप्लाई होती थी। 1 अक्टूबर 2022 को एसआईटी आरोपियों को लेकर रिसोर्ट पहुंची और कर्मचारियों से अंकिता भंडारी के विषय में जानकारी मालूम कि कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद जांच टीम ने यह भी जानने का प्रयास किया कि रिसोर्ट में क्या क्या होता था। अंकिता क्यों रिसोर्ट छोड़कर जाना चाहती थी। इस दौरान रिसोर्ट के एक अन्य कर्मचारी ने रिसोर्ट के कई राज खोल दिए जो विवेक और इशिता के आरोपों से मेल खाते थे। जांच टीम ने पुलकित और अंकिता के कमरे में जाने और उसका मुंह दबाने आदि के बारे में भी रिसोर्ट कर्मचारियों से पूछताछ की। मोबाइल पर हुई बातचीत के मुताबिक अंकिता अपना बैग ले जाने की बात कह रही थी। अंकिता के लापता होने के बाद रिसोर्ट में क्या हुआ था, इस बात की टीम ने जानकारी जुटाई। इस मामले में संदिग्ध माना जा रहा है राजस्व कर्मी पटवारी वैभव सिंह से। आरोपियों के सामने ही जांच टीम ने पूछताछ की। अंकिता को नहर में फेंकते समय वहां उपस्थित लोगों का भी जायजा लिया गया। जांच टीम ने पाया कि घटना वाले दिन कुछ लोगों ने मेरी हेल्प करो की आवाज सुनी थी। कुछ लोगों के मुताबिक वह 2 लोगों के साथ बाइक और स्कूटी से आई थी। अंकिता स्कूटी पर थी। उस वक्त एक काले रंग की कार में आए 4 वीआईपी वहां मौजूद थे तथा लिखे जाने तक एसआईटी द्वारा मामले की जांच की जा रही थी तथा पुलकित सौरभ अंकित पौड़ी जेल में बंद थे। लक्ष्मण झूला पुलिस के अनुसार पुलकित आर्य ने अंकिता की गुमशुदगी की तहरीर पुलिस को दी थी। उसे वह अंकिता के गायब होने के मामले में उसके मित्र पुष्पदीप को फंसाना चाहता था। एसआईटी ने 29 सितंबर को पुष्पदीप को अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसके बयान दर्ज किए थे। आला पुलिस अधिकारियों के अनुसार यदि पुष्पदीप इस मामले में सक्रिय नहीं होता तो आरोपियों का पकड़ा जाना आसान नहीं होता। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।